तो यह केमिस्ट्री का मैंने क्लास 10th का केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग जानते होइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपादित होती रहती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल के रूप में जैसे H2O प्लस O बराबर H2O होता है, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में संयोग करके जल का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का विशेष महत्व है और अनेक ऐसी घटनाएं होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में घटित होती है, जैसे दूध से दही का जमना, फलों का पकना और दूध का खट्टा हो जाना, लकड़ी का जलना। तो यह सभी प्रक्रियाएं जो है वह रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इसके साथ साथ सांस लेना या मनुष्य में श्वसन की क्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया, इस क्रिया को भी हम रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में ही रखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में अभिकारक और उत्पाद ये दो शब्द नया शब्द के रूप में यूज किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैग्नीज की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, इसको जब समीकरण के रूप में हम लिखेंगे तो लिखते हैं 2Mg + O2 एरो 2MgO। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है वह ये मैग्नीज और ऑक्सीजन है। इसको हम कहते हैं अभिकारक या इसको रिएक्टेंट भी कहा गया है। और जिस पदार्थ का निर्माण होता है जैसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि अभिकारक जब संयोग करके आपस में संयोग करके जब नए पदार्थ का निर्माण करता है या उत्पाद बनाता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों से भिन्न होते हैं। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को जब ये अणुसूत्रों के द्वारा या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को ही कहा गया है रासायनिक समीकरण। यानी जब रासायनिक समीकरण को हम अणुसूत्र के द्वारा या संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि C+O2 एरो CO2 हुआ, यह रासायनिक समीकरण कहलाएगा क्योंकि कार्बन का संकेत C होता है और ऑक्सीजन का संकेत O। तो इसको जब इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं तो C+O2 लिखते हैं, यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन का दो परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ संयोग करता है और CO2 का निर्माण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण वह हुआ जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या अणुसूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। हालांकि रासायनिक समीकरण से हमें अनेक प्रकार की जानकारियां मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां होती है जो हमें नहीं प्राप्त होती है। तो जो जानकारी हमें प्राप्त होता है उसको रासायनिक समीकरण के गुण के नाम से जाना जाता है और जो जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है वह रासायनिक समीकरण के दोष के नाम से जाना जाता है। तो रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है या इसके क्या गुण है, अगर ऐसा पूछा जाए तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित लाभ है। पहले हमें यह पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में किन किन पदार्थों का संयोग हो रहा है या कौन कौन से पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं।
दूसरा, हमें ये जानकारी मिलती है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थों का निर्माण हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान कितनी है। तो ये जानकारी हमें रासायनिक समीकरण को देखकर मिलता है। हालांकि देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, कोई इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इस इक्वेशन से हमें क्या जानकारी मिलती है। सपोज अगर ऐसा दे दिया कि C प्लस O2 एरो CO2, इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इसको देख करके आपको यह लिखना होगा कि C मतलब वह कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है, यानी अभिकारक हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी उत्पाद हुआ। तो अभिकारक और उत्पाद के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। कार्बन के एक अणु और एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण करता है और इसका द्रव्यमान के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर अगर संकेत और उसका अनुसूत्र याद हो तो हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अभिक्रिया किन किन पदार्थों के बीच हो रही है और अभिक्रिया के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। हालांकि कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो रासायनिक समीकरण को देख कर नहीं पता चलता, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का भौतिक अवस्था क्या है, वो ठोस है या द्रव है या गैस है या जलीय विलयन के रूप में है। इसके संबंध में रासायनिक समीकरण को देखकर हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो उसका जानकारी प्राप्त करने के लिए यह दोष के रूप में आया है, यह रासायनिक समीकरण का दोष हुआ। उसके बाद कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपादित होने में कितना समय लगता है और कितने तापमान की आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। और तो यह सब हो गया रासायनिक समीकरण का दोष। अब इसे दूर करने का भी प्रयास किया गया है, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखने में आसानी होती है, आसानी से हम उसको लिख सकते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, कम समय लगता है। अगर ऑक्सीजन लिखे तो समझिए कितने वर्ड को लिखना पड़ेगा। एक बार वो लिख देंगे तो उससे यह समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी और हिंदी में लिखा जाए तो 3-4 वर्ड उसमें लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम संकेत के रूप में H लिख देते हैं तो इसे यह पता चल जाता है कि हाइड्रोजन। तो ये लिखने में भी सहूलियत होती है अणु को, संकेतों को और अनुसूत्रों को, और इससे जानकारियां भी प्राप्त होती है। इसलिए रसायन में अनुसूत्र और संकेतों का विशेष महत्व है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए प्राय संकेत एवं अनुसूत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है, यानी रासायनिक समीकरण का उपयोग अधिक किया जाता है। अब चलिए इसे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये इसके रासायनिक समीकरण में पाए जाने वाले दोषों को किस प्रकार दूर किया जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए, जैसे ठोस, कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसको दर्शाने के लिए उसके सामने कोष्टक में लिख दिया जाता है S, तो S से ठोस को दर्शाया जाता है। द्रव के लिए L लिख दिया जाता है, गैस के लिए G लिखा जाता है, और जलीय विलयन है या विलयन या घोल के रूप में कोई पदार्थ है तो उसको दर्शाने के लिए AQ लिखा जाता है। तो इस प्रकार दोषों का निवारण करने का प्रयास किया गया है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में पाए जाने वाले जो दोष हैं उसको दूर करने के लिए ये पदार्थ की अवस्था से संबंधित दोषों को दूर करने का उपाय हुआ। इसके साथ साथ एरो का चिन्ह दिया जाता है, उसके ऊपर तापमान अंकित कर दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपादित होने के लिए कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता है, और समय को भी डिनोट कर दिया जाता है। उसमें से उष्मा निकलती है तो प्लस उष्मा लिखा जाता है, अगर उष्मा नहीं निकलती है, उष्मा का अवशोषण होता है तो माइनस उष्मा लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण में पाए जाने वाले दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक या उत्पाद क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं,
और रासायनिक समीकरण में कौन कौन से गुण और दोष पाए जाते हैं, इसके संबंध में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और 10th के सिलेबस में उसे सम्मिलित किया गया है। जैसे कि सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन। संयोजन मतलब क्या हुआ? संयोग करना, जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। इसमें दो पदार्थ संयोग करते हैं, यानी इसे जब हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इस ढंग से लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण करता है, अतः यह संयोजन अभिक्रिया हुआ। तो इस प्रकार के ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिसे जानने के लिए आप बुक में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। इसका परिभाषा लिखना अति आवश्यक है। कभी कभी तो ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है, कोई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको परिभाषा याद रहेगा, तो उसके आधार पर आप ये लिख सकते हैं कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन है या वियोजन है या अपघटन है या विस्थापन है। तो इस सब के बारे में सबका परिभाषा सबसे पहले आपको याद रखना जरूरी है। तो ये संयोजन अभिक्रिया क्या है वो आप लोग जान लिए होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक, जो कि संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी जिस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि ऊष्मा निष्कासित होती है, जिससे कार्बन को अगर हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और प्लस ऊष्मा निष्कासित। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो ऊष्मा बनती है और प्रकाश निष्कासित होता है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, जिसे हम केमिस्ट्री के भाषा में कहेंगे C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कासित होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यदि ऊष्मा घट जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जिससे पानी में अगर ग्लूकोज घोल देते हैं तो पानी का तापमान कम हो जाती है, यह अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब दूसरा अभिक्रिया है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसे अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहा गया है। जैसे कि जब कोई एक पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहा गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपघटन माने टूटना, जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अनेक नए पदार्थों का निर्माण करेगा, जिसका भौतिक और रासायनिक गुण जो है मूल पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों से भिन्न होगी, उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है। इसे इक्वेशन के रूप में हम CaCO3 एरो ऊपर लिख सकते हैं, गर्म करने पर CaO प्लस CO2। तो यह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया हुआ। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के या यौगिक के अवयव जो होते हैं वो अपना स्थान विस्थापित कर लेता है, यौगिक या मूलकों का अदला बदली करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब
हम लोहा की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, फेरस की अभिक्रिया, तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। इसमें यह लौह सल्फेट जो बनता है, FeSO4 जो बनता है, वह मूलकों के अदला बदली के कारण बनता है। कॉपर सल्फेट से सल्फेट अलग हो गया और लोहा से अभिक्रिया कर दिया और उसे संजोग करके FeSO4 बना दिया और Cu अलग विस्थापित हो गया। इसीलिए इसका नाम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। हालांकि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जो होता है यह प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, दो द्विविस्थापन, द्वि मतलब हुआ दो, तो जब दो यौगिक आपस में संयोग करता है और वह अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है और अदला बदली करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है या दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से दोनों यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली कर लेती है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अतः यह अभिक्रिया विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए, अगला अभिक्रिया है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम अनॉक्सीकरण है। तो ये ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है या हाइड्रोजन उसमें से अलग होता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया। और जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है या ऑक्सीजन अलग होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अनॉक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण के लिए हम सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यह उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी या ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और जब यह हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, प्लस सल्फर अलग हो जाएगी, माने इसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है, इसीलिए यह अभिक्रिया जो है वह अपचयन या अनॉक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार ऑक्सीजन से संयोग करने की अभिक्रिया ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से हटने की क्रिया अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, हाइड्रोजन से संयोग करने की अभिक्रिया जो होगी वह अनॉक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी और हाइड्रोजन से संयोग करने की जो अभिक्रिया होगी वह ये अपचयन अभिक्रिया होगी या अनॉक्सीकरण। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अनॉक्सीकरण की क्रिया हुआ। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अनॉक्सीकरण दोनों की क्रियाएं जो होती है साथ साथ होती है, यानी दोनों क्रियाएं होती है। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है और कुछ पदार्थ ऑक्सीजन से अलग होता है। जैसे अगर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होता है, अतः यह अवकरण की क्रिया कहलाएगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करता है, यानी यह ऑक्सीकरण का क्रिया कहलाएगी। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की क्रिया जो होती है वो साथ साथ होती है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया और अनऑक्सीकरण की क्रिया दोनों क्रिया साथ साथ होगी तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसमें एक अभिक्रिया होता है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं
तो जल का निर्माण होता है, और जल जब अघटित होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से अनॉक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो अनॉक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है, तो ये तो अनॉक्सीकरण की क्रिया हम बता ही चुके थे। ये अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, तो उत्पाद से हम अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी को जलाने से कोयला बनेगा, लेकिन कोयला से हम फिर लकड़ी नहीं प्राप्त करेंगे। तो यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस लेसन में रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के संदर्भ में भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रम में कुछ ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, या दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में घटने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो जैसे कि दही का जमना, भोजन का पकना, फलों से शराब बनाना, फलों का पकना, ये सभी जो है वह रासायनिक अभिक्रियाओं का ही उदाहरण है। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण के क्रम में कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो हमारे लिए हानिकारक भी होती है। जैसे कि एक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं जो सामान्य वायुमंडलीय ताप या दाब की स्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है या अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे उस तत्व का क्षय होता है, उस पदार्थ का क्षय होता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा गया है। संक्षारण का सर्वोत्तम उदाहरण लोहा में जंग लगना है। कभी कभी पूछा जाता है कि लोहा में जंग लगना क्या है। तो हालांकि लोहा में जंग लगना जो है वह संक्षारण का सर्वोत्तम उदाहरण है। हवा या आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से या जल से अभिक्रिया करके ये फेरस ऑक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो ये हाइड्रोक्साइड जो बनाता है या ऑक्साइड बनाता है वो भूरे परत के रूप में लौह पदार्थ पर जमता जाता है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना। और जंग लगने से लोहा का क्षय होता है और लौह पदार्थ जो होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्षारण की क्रिया लौह धातु के लिए या लोहा से बने वस्तुओं के लिए हानिकारक माना गया है। तो संक्षारण से बचने के लिए क्या किया जाता है, लौह से बनी वस्तुओं पर पेंट लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, उस पर को तेल से पोंछा जाता है। ऐसा करने से लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में या जलवाष्प के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात उसमें जंग नहीं लगता है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए एक प्रक्रिया और की जाती है जिसका नाम है जस्तीकरण। तो जस्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोहा से बने वस्तु को जस्ता के घोल में डुबा करके बाहर निकाला जाता है, और जब उसे हम लोहा में डुबा करके बाहर निकालते हैं तो ऐसा होता है कि उस पर जस्ता का एक परत चढ़ जाती है, और जस्ता का परत चढ़ने के कारण वह जो है वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से के संपर्क में नहीं आता है, उसमें जंग नहीं लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जस्तीकरण, जिसे बाल्टीन या अन्य लोहे से बने वस्तु में लोहा का पाइप जो है जिसका उपयोग हम लोग चापाकलों में करते हैं, या पानी टंकी के रूप में किया जाता है, या पानी के बहाव के रूप में किया जाता है। हालांकि आजकल के इसके स्थान पर प्लास्टिक के पाइप का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा है, क्योंकि वह जंग रोधी होता है, उस पर जंग नहीं लगता है या उसका क्षय नहीं होता है। तो लोहे से बनी वस्तुओं को जस्ता के घोल में डुबाकर बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम जस्तीकरण कहते हैं। वैसे ही एक होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग यह वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अल्युमिनियम से जो बनी वस्तुएं होती है उस पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है,
और परत चढ़ा देने से अल्युमिनियम का क्षय नहीं होता है। तो अल्युमिनियम के क्षय से बचाने के लिए, यानी उसे नष्ट होने से बचाने के लिए उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहा गया है एनोडाइजिंग। तो इस प्रकार से संक्षारण रोकने के उपाय के रूप में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को लिखना होगा कि पेंट करके, जस्तीकरण के द्वारा, उसके बाद तेल या ग्रीस लगाकर, नियमित रूप से सफाई करके, या वायु या जलवाष्प के संपर्क से बचाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। हालांकि संक्षारण के शर्त के संबंध में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो संक्षारण के दो शर्त होते हैं। सबसे पहला होता है कि वायु की उपस्थिति। अगर वायु की उपस्थिति नहीं होगी तो संक्षारण की क्रिया नहीं हो सकती है। और दूसरा है वायु में जलवाष्प की उपस्थिति या जलवाष्प आर्द्रता की उपस्थिति। अगर आर्द्रता भी नहीं होगा तो संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। इस क्रम में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब हम लोग खाना बना लेते हैं या भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसका गंध बिगड़ जाता है या वो खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इस घटना को विकृत गंधिता कहा गया है। अब विकृत गंधिता का परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप लोगों को बताना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा कि वसा और तेल से बने हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण की क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप उसमें अरुचिकर गंध उत्पन्न होता है या उसका स्वभाव यानी स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के कारण खाद्य पदार्थ अगर ज्यादा देर का बना हुआ हो तो खराब हो जाएगा, या जिस खाद्य पदार्थ में तेल या वसा का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है वह खाद्य पदार्थ जो है बहुत जल्द यानी विकृत गंधिता की स्थिति में आ जाती है और उसका उपयोग करना जो है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सामान्य रूप से हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि दाल को अगर ज्यादा देर तक बना करके रखते हैं या सब्जी को रखते हैं तो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। इसका यही कारण है, वह अम्ल फॉर्मेट करता है, यानी अम्ल का निर्माण करता है, जिसके कारण उसका स्वाद बदल जाता है। तो इसे रोकने के लिए उसमें प्रति उपचायक पदार्थ के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे BHA है, BHT है। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेट ऑक्सीएनिसॉल और BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इसका प्रयोग विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में यह आ जाता है कि दहन क्या है, यानी दहन किसे कहा गया है। तो दहन भी दैनिक जीवन में होने वाली एक घटना है और जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। दहन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये इस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जब कोई कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इसको हम दहन की क्रिया कहते हैं। यानी दहन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कार्बनिक पदार्थों को जलाया जाता है और उसे जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, उष्मा का निर्माण होता है और प्रकाश का भी निर्माण होता है, जो जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। इसको हम दहन कहते हैं। दहन का कुछ आवश्यक शर्त है कि दहन का सबसे पहला शर्त है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। आप लोग जानते होइएगा इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ पदार्थ को कहा गया है दहनशील पदार्थ और कुछ को कहते हैं अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ वह पदार्थ हुआ जो जलता नहीं है, जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब जलता नहीं है तो इसको हम अदाह्य पदार्थ कहते हैं। और दहनशील पदार्थ उन पदार्थों को कहा गया है जो जलता है, उसे जलाया जा सकता है। जो वायु की उपस्थिति में उसमें आग लगाएंगे तो आग लगेगी, तो वह दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों को दहनशील पदार्थ कहा गया है।
तो ये दहनशील पदार्थ की उपस्थिति है। दूसरा, ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको हम दहनशील पदार्थ कहते हैं, प्रज्वलन ताप कहते हैं। तो उस वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं, या प्रज्वलन ताप भी इसे कहा गया है। और ये प्रज्वलन ताप जो है वह आवश्यक है, दहन को आसानी से नियंत्रित भी किया जा सके। तो ये तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग यह देख रहे हैं कि दहन की आवश्यक शर्त क्या है। तो दहन का आवश्यक शर्त हुआ दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति और वायु की उपस्थिति, जो दहन के पोषक के रूप में काम करता है। दहन की क्रिया को संपादित करने के में ऑक्सीजन सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे कि अगर जलती हुई मोमबत्ती को अगर हम एक शीशे के गिलास से ढक देते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बुझ जाती है। इसका कारण यह हुआ कि उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है और जल करके वह ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसके साथ साथ प्रकाश और ऊष्मा भी निष्कासित करता है। तो इसीलिए दहन के पोषक के रूप में प्रायः ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो यह दहन का शर्त हो गया। तो दहन के शर्त के संबंध में आप लोग जान लिए होइएगा, यानी दहन का क्या शर्त हुआ, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति और दहन के पोषक की प्राप्ति। तो ये प्राप्ति जब होगी तभी दहन की क्रिया संपादित हो सकती है। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आता है कि दहन के नियंत्रित करने के साधन भी होनी चाहिए, और इस क्रम में एक आता है ईंधन क्या है, या अच्छे ईंधन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो ईंधन क्या है या ईंधन किसे कहते हैं, आप लोग जानते होइएगा, वह पदार्थ जिसे जलने से ऊष्मा प्राप्त होता है उसे हम ईंधन कहते हैं। ईंधन का उपयोग तो हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं, ऊष्मा प्राप्ति के लिए करते हैं, विभिन्न मशीन को चलाने के लिए करते हैं, यहाँ तक कि परिवहन के जितने भी साधन चलाए जाते हैं उस सब में ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है। इंजन के अंदर पेट्रोल या डीजल का दहन होता है और दहन होने के पश्चात ऊष्मा की प्राप्ति होती है, और इस ऊष्मा का उपयोग जो है वह गाड़ी को चलाने के लिए किया जाता है। तो इस क्रम में दहन जो हुआ वह एक प्रक्रिया है, और जो जो मुख्य रूप से ईंधन के जलाने के क्रम में संपादित होती है। यह भी एक प्रकार का ये रासायनिक अभिक्रिया है, या इसको हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब अच्छे ईंधन की क्या विशेषता है, तो अच्छे ईंधन की सबसे पहली विशेषता है कि यह सस्ता होना चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, इसका ज्वलन ताप निम्न होनी चाहिए, इसके दहन को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। ऐसा ना हो कि उसमें आग तो पकड़ ले लेकिन आग को बुझाना कठिन हो जाए। तो बुझाना कठिन हो जाएगी तो इस कंडीशन में अनियंत्रित दहन होगी और आग चारों ओर घरों में फैल जाएगी, जिससे बड़ा ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगा, आग लग जाएगी। इससे क्या क्षति होगा उसके संदर्भ में आप लोग स्वयं जानते होइएगा। तो इस प्रकार से दहन को आसानी से नियंत्रित भी किया जा सके, ये अच्छी ईंधन की विशेषता मानी गई है। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहूलियत हो या आसानी हो, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सके। उसके बाद सस्ता भी होनी चाहिए। तो अच्छे ईंधन का विशेषता यही हुआ, 3 4 5 पॉइंट याद रखिएगा कि अच्छा ईंधन का विशेषता यह हुआ कि वह सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, उसका दहन आसानी से किया जा सके, जलने के बाद अपशिष्ट या बेकार पदार्थों का निर्माण नहीं हो, और उसका ऊष्मीय मान उच्च होनी चाहिए। ऊष्मीय मान का तात्पर्य होता है उसको 1 ग्राम जलाने से जो ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है उसको हम ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। प्रत्येक ईंधन का ऊष्मीय मान अलग अलग होता है। अगर मान लिया जाए कि ज्यादा जलाने से कम ऊष्मा प्राप्त होगी तो वह दहन जो है या उस ईंधन का उपयोग हम लोग कम मात्रा में करते हैं, क्योंकि काम जब करेंगे तो अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है और कम ऊष्मा उससे प्राप्त होगी। तो
क्रिया के संपादन में कठिनाइयां उत्पन्न होगी। तो ये अच्छे ईंधन या आदर्श ईंधन का प्रमुख विशेषता हुआ। यह भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर पूछा जाता है। हालांकि ये दहन भी कई प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन होता है, मंद दहन होता है। एक दहन ऐसा होता है जो बहुत तीव्र तीव्र गति से संपादित होती है, जैसे पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना, गैस का जलना। यह तीव्र दहन का उदाहरण है। एक मंद दहन होता है, लोहे में जंग लगना भी मंद दहन है। हमारे शरीर में भी मंद दहन की क्रिया संपादित होती है। आप लोग जानते होइएगा कि मानव शरीर का तापमान जो है, शरीर में एक निश्चित मात्रा में उष्मा पाई जाती है। अगर इससे कम उष्मा हो जाए तो उस कंडीशन में लोग बीमार पड़ जाते हैं। या हमारे भोजन रूपी ईंधन के जलने से, जिस क्रम में हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, उस क्रम में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और उससे उष्मा उत्पन्न होता है, जो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं के संपादन में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर श्वसन भी एक मंद दहन का उदाहरण होता है, या श्वसन एक मंद दहन है। इसको आप लोग इस ढंग से बता सकते हैं कि श्वसन क्रिया के क्रम में हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होती है और उस क्रम में ऊष्मा का निर्माण होता है। यह ऊष्मा जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संपादन होता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि एक मैग्नीशियम का रिबन आपको दे दिया जाए, तो उसको अगर आप जलाइएगा तो जलाने से पहले उसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर गंदगी की परत चढ़ी होती है। अगर उसे डायरेक्ट उसमें अगर हम आग लगाते हैं तो आग लगाने से वो जलने नहीं लगेगा, जलेगा नहीं। तो इसलिए तीव्र गति से अभिक्रिया हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद उसको जलाते हैं। आजकल ईंधन के रूप में लोग सी एलपीजी का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं और वाहनों में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वह नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, जिसे सिलेंडरों में हम लोग खरीदते हैं, मैंने भर करके रखा जाता है और उसे घरों में हम भोजन पकाने के रूप में एलपीजी का उपयोग करते हैं। यह नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है और यह गंधहीन गैस होता है। उसके गंध के संबंध क्योंकि और ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसमें एक गंधयुक्त पदार्थ मिला दिया जाता है, ताकि उसके लीकिंग का पता जो है वह आसानी से लग जाती है। तो यह एलपीजी हुआ। वैसे ही एक सीएनजी होता है। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है, अत्यधिक दाब पर संपीड़ित किया जाता है और इसे संपीड़ित करने से क्या होती है, तो वह द्रव के रूप में परिणत हो जाती है और इसका उपयोग आजकल वाहनों में किया जाने लगा है। सीएनजी इंजन विशेष प्रकार के इंजन बनाए गए हैं और उसमें दहन की क्रिया होती है। इसमें अवशिष्ट पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण बहुत कम मात्रा में होती है, जिसके कारण यह लोकप्रिय हो गया है और इसके उपयोग पर जोर दिया जाने लगा है। लेकिन यह इंजन थोड़ा महंगा होता है और सीएनजी का फिलिंग करने की प्रक्रिया सभी जगह मौजूद नहीं होती है, जिसके कारण इसका व्यापक रूप से प्रचलन नहीं हो पाया है। लेकिन किसी भी ईंधन को जलाने से पहले क्रम में हम लोग यह देखते हैं कि इससे अवशिष्ट और हानिकारक पदार्थ का निर्माण कम मात्रा में हो, ताकि उसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर या अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव कम पड़े या ये पर्यावरण जो है कम मात्रा में प्रदूषित हो। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोग ये रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए होइएगा और जितना हम इस लेसन में बताए हैं उस सब को ठीक ढंग से याद कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इस कोरोना काल में इतना भी जानकारी आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो परीक्षा में संभवतः सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे।